Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 5 के लाइन नंबर 53 से लेकर 102 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्लैरिसा बेलिंडा को पैसिफाई करने के लिए गुड ह्यूमर पर एक स्पीच देती है और कहती है कि सोसाइटी ब्यूटी पर जितना ज़्यादा एम्फेसिस करती है ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारी आउटर ब्यूटी जो है वो सिर्फ हमारी आंखों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो हमारी जो सोल की ब्यूटी है, हमारी इनर ब्यूटी है, ये हमारी सोल को टच करती है और ये हमारी रूह को विन कर लेती है। लेकिन थैलिस्ट्रिस और बेलिंडा इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करती। थैलिस्ट्रिस 2 आर्म्स एंड 2 आर्म्स की कॉल करती है, जिसके बाद उसकी ये जो कॉल है ये इस एपिक पोएम की सेकंड एपिक बैटल प्रूव होती है। इससे पहले जो वाली बैटल थी वो कार्ड्स की गेम थी, जो कि कार्ड्स के टेबल पर खेली गई थी और वहाँ पर बेलिंडा की पार्टी और बैरन की पार्टी में एक फाइट शुरू हो जाती है और दोनों साइड से जो मैन और वीमेन हैं वो लड़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो फाइट होती है इस तरह से होती है जैसे कि होमर के गॉड्स के दरमियान फाइट हुई थी। इसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 53। ट्रायम्फेंट Umbriel on a scon's height clapped his glad wings and said to view the fight. Sconce, a candle holder that is attached to a wall with an ornamental bracket. अम्ब्रियल, जो हमें पहले ही पता है कि वो एक ट्रबल मेकर स्पिरिट है, जब वो देखता है कि हैम्पटन कोर्ट में ये फ़ाइट हो रही है, वो इस फाइट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसको अपना फील होता है कि मैं अपने जो मेरा मकसद था मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ। इसी वजह से वो ट्रायम्फेंट हो जाता है, अपने आप को विक्टर समझता है। वो जो इस सारी बैटल को क्या करता है, वो एक जगह पर जो स्कॉन्स हाइट है कैंडल होल्डर की हाइट पर बैठकर इस सारी फाइट को देखता है। क्लैप हिज ग्लैड विंग्स, और खुशी से जो अपने विंग्स है उनको इस तरह से हिलाता है कि उससे वो क्लैप की आवाज़ आती है। एंड सेट टू व्यू द फाइट, और स्कॉन्स हाइट यानी स्कॉन्स कैंडल होल्डर पर बैठकर वो इस फाइट को व्यू करता है, देखता है। Propped on their bodkin spears, the sprites survey the growing combat or assist the fray. Propped, a sport, सहारा लेना, fray, contest, noisy crowd. और जो दूसरी स्पेयर्स होती हैं जो अम्ब्रियल के साथ होती हैं, वो अपने बॉडकिन स्पेयर्स, जो उनकी जो बॉडकिन लाइक स्पेयर्स होते हैं उसकी वो स्पोर्ट लेकर उनसे टेक लगाकर वो क्या करती हैं, द स्पिरिट्स सर्वे द ग्रोइंग कॉम्बैट, ये जो ग्रोइंग कॉम्बैट है जिसमें जो फाइट हो रही है उसको देखती हैं और असिस्ट द फ्रे, और यहाँ पे इस लड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, इसको और ज़्यादा ब्लो करती हैं ताकि आग और ज़्यादा, ताकि ये जो फाइट है और ज़्यादा हो जाए। While through the press enraged Thalestris flies and scatters death around from both her eyes, above and whittling perished in the throng. One died in metaphor and one in song. Enraged, to provoke anger, गुस्से को भड़काना, गुस्से से भरे होना। Press, क्राउड, हजूम, भीड़। विटलिंग, आ वुड बी विट, ऐसा पर्सन जो अपने आप को विटी समझता हो, अपने आप को अक्लमंद समझता हो। While through the press enraged the Thalestris flies, इसी दौरान में, उस क्राउड के दौरान में, वहाँ पे जो भीड़ है, वहाँ पे जो लोग हैं, उसके दरमियान में थैलिस जो है वो गुस्से से भरी हुई आती है। एंड स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज़, और हर तरफ अपनी आँखों से डेथ को फैला देती है, यानी उसकी आँखों से आग निकलना शुरू हो जाती है, यानी आँखों से हर एक को देखना शुरू हो जाती है। उसकी आँखों में इतनी ज़्यादा फायर होती है कि हर कोई उसकी आँखों की जो रोशनी है, उसकी आँखों की जो लाइट है उससे मरना शुरू हो जाता है। अबो एंड विटलिंग पेरिश्ड इन द थ्रॉन्ग, और इसी दौरान में थैलिस्ट्रिस की जो आंखों से फायर निकल रही होती है, उसकी जो आंखों की चमक को देखकर अब वो एक फैशनेबल यंग मैन एंड विटलिंग, और एक विटी पर्सन जो अपने आप को विटी समझता है, पेरिश्ड इन द थ्रॉन्ग, वहाँ पे जो क्राउड है वहाँ पे एक बो और एक विटी पर्सन, वो दोनों थैलिस्ट्रिस की आंखों से निकलने वाली आग से वो मर जाते हैं, यानी वो
पेरिश्ड हो जाते हैं। वन डायड इन मेटाफर, और जो एक शख्स है, जो एक बो है, वो मेटाफर में मर जाता है। एंड वन इन सॉन्ग, और दूसरा जो है वो एक सॉन्ग कहते हुए मर जाता है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो मैन है, दे आर नॉट एक्सपायरिंग इन द रियल बट दे आर एक्सपायरिंग इन मेटाफोरिकल लैंग्वेज, यानी थलिस्टिस की आंखों से इतनी ज़्यादा, थलिस्टिस के आंखों को देखकर ही वो मर जाते हैं, रियल में नहीं मरते, लेकिन वो मेटाफोरिकल वे में हम कह सकते हैं कि उसकी आंखों को देखकर, उसकी आंखों की ब्यूटी को देखकर वो दोनों मर जाते हैं। O cruel nymph, a living death I bear, cried Dapperwit and sunk beside his chair. अब वहाँ पर जो दो आदमी जो थलिस्टिस की आंखों की ब्यूटी को देखकर मर गए हैं, लेकिन वो रियल में नहीं मरे, उसकी आंखों की ब्यूटी का शिकार हुए हैं। उनमें पहला जो जिसने कहा था कि वो मेटाफर में डाइड हो गया है, उसने क्या कहा था, देखते हैं। ओ क्रूअल निम्फ, ए जालिम लड़की, ए जालिम दुशीज़ा, a living death I bear, मैं एक ऐसी मौत का शिकार हूँ जिसमें मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मुझे मौत जैसी जो सकती है वो मुझे महसूस हो रही है। डैपरविट, ये बात जो है वो डैपरविट ने कही, जो मेटाफर में डाइड हुआ था, मेटाफर में जिसकी डेथ हुई थी। जब उसने ये वर्ड्स किए कि मैं कैसी मौत का शिकार हूँ जिसमें मैं ज़िंदा तो हूँ लेकिन मैं मरे हुए में शुमार हो रहा हूँ, वो ये बातें कहकर वो अपनी चेयर पर गिरकर बेहोश हो गया। A mournful glance, Sir Fopling, upwards cast, those eyes are made so killing, was his last. उसके बाद जो दूसरा शख्स था जो सॉन्ग कहते हुए मर गया था, उसने क्या कहा था, उसने अ मॉर्नफुल ग्लास, उसने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए एक मॉर्नफुल ग्लांस यानी एक दुखी नज़र आसमान पर डाली और कहा, दोज आइज़ आर मेड सो किलिंग, वो आँखें इतनी जालिम हैं कि वो मार रही हैं, यानी थलिस्टिस की आँखें इतनी खूबसूरत हैं कि ये मुझे मार रही हैं। उसने ये अल्फाज कहे, उसके बाद वो भी गिर गया। Thus on me Anders flowery margin lies, the expiring swan, and as he sings he dies. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि meander का वर्ड यूज़ हुआ है। meander क्या चीज़ है? meander is a winding river in Asia Minor. एशिया माइनर में एक रिवर का नाम जो है वो meander है। अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि meander की जो फ्लावरी मार्जिन है, जहाँ पर एक जो एक्सपायरिंग स्वाइन है, ऐसा स्वान जो कि मर रहा हो, जब वो गाते हुए मरता है, जिस अंदाज में वो मरता है उसी अंदाज में सर फोपलिंग ये कहते हुए मर गया, दोज आइज़ आर मेड सो किलिंग, उसकी आंखें बहुत जालिम हैं कि वो मुझे मार रही हैं। जैसे ही सर फोपलिंग ने ये वर्ड्स कहे, वो ये कहते हुए मर गया। अब हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने जो फोपलिंग और डैपरविट के वर्ड्स यूज़ किए हैं, इनसे हमारे माइंड में फोप और डैपर के जो विजन है, उनके वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। डैपर और फोप के वर्ड्स जो हैं ये स्पेशली मैन की जो वैनिटी है इसको बता रहे हैं, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस पोएम में जो मैन है वो स्पेशली ख़ास तौर से वो एज आ फूलिश पर्सन अपीयर हो रहे हैं। When bold Sir Plume had drawn Clarissa down, Chloe stepped in and killed him with a frown. She smiled to see the doughty hero slain, but at her smile the beau revived again. जब सर प्लूम जो कि एक बहादुर इंसान है, जो ब्लिंडा की तरफ से लड़ रहे होते हैं, वो क्लैरिसा को डिफीट कर देते हैं। उन दोनों में जो फाइट हो रही होती है उसमें क्लैरिसा को डिफीट कर देते हैं। तो क्लोई जो कि एक फ़ीमेल करेक्टर है, स्टेप इन, वो इस फाइट में आती है एंड किल्ड हिम विद अ फ्राउन, और वो सर प्लूम को अपनी फ्राउन के साथ यानी अपनी एक आंखों के साथ उसको कत्ल कर देती है। और उसकी जो आंखें हैं वो उसकी ब्यूटी को देखकर सर प्लूम जो हैं वो गिर जाते हैं, नीचे फेंट हो जाते हैं। शी स्माइल टू सी द डॉटी हीरो स्लेन, जब वो क्लोई है वो देखती है कि जितने जो ब्रेव हीरो है, जो सर प्लूम जो इतने बोल्ड तरीके से इस फाइट में जीत रहे थे, वो मेरी सिर्फ एक नज़र डालने से, मेरी आंखों को देखकर वो गिर गए हैं, वो स्लेन हो गए हैं। तो वो स्माइल करती है, बट एट हर स्माइल, लेकिन उसकी स्माइल को देखकर द ब्यू, वो जो सर प्लूम है, रिवाइव्ड अगेन, वो दोबारा रिगेन कर लेते हैं, वो दोबारा उठ जाते हैं और इस फाइट में दोबारा हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। Now Jove suspends his golden scales in air, weighs the man's wits against the lady's hair. The doubtful beam long nods from side to side. At length the weights mount up, the hairs subside.
अब जॉब यानी जूस जो है वो अपने जो गोल्डन स्केल्स हैं उनको हवा में फैलाता है। सस्पेंड्स किसी चीज़ को हैंग करने को कहते हैं। सबसाइड टू डिसेंड किसी चीज़ के उतरने को कहते हैं। अब जॉब जब अपने गोल्डन स्केल्स को हवा में फैलाता है तो वो क्या करते हैं कि जो मेंस की वेट्स है अगेंस्ट द लेडीज़ हेयर, उसको लेडीज़ के हेयर के मुकाबले में उसका वेट करता है कि किसका वेट ज़्यादा है, मेंस के वेट्स का वेट ज़्यादा है या फिर लेडीज़ के हेयर का वेट ज़्यादा है। जो द डाउटफुल बीम, जो स्केल्स है उसकी जो डाउटफुल बीम है वो क्या करती है, कभी उस साइड पे होती है, कभी लेडीज़ के हेयर की तरफ होती है, कभी मेंस के वेट्स की तरफ होती है। एट लेंथ द वेट्स माउंट ऑफ, काफ़ी देर तक जो मेंस की वेट है वो ऊंची जगह पर रहती है, यानी उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है। द हेयर सबसाइड, जो लेडीज़ के हेयर हैं उसका वेट कम होता है, यानी वो नीचे की तरफ होती है। See furious Belinda on the barren flies with more than usual lightning in her eyes. बेलिंडा इसके रिज़ल्ट को देखे बगैर ही वो क्या करती है, वो बैरन की तरफ गुस्से की हालत में जाती है, गुस्से की हालत में बैरन को अप्रोच करती है। with more than usual lightning in her eyes, और उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा चमक, यानी उसकी आंखों में इतना गुस्सा और जोश होता है कि उसकी आंखों में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसकी आंखों में पहले की निस्बत जो गुस्सा होता है उसके मुकाबले में ये जो चमक है, ये जो जोश है वो बहुत ज़्यादा होता है। Nor feared the chief the unequal fight to try, who sought no more than on his foe to die. बेलिंडा जो है वो इतनी गुस्से की हालत में होती है कि उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता कि ये जो फाइट है ये अनइक्वल है, यानी मेंस की जो वेट्स है ये लेडी के हेयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको सिर्फ इसी बात का ख्याल होता है कि मैंने जो अपना फो है, अपना जो एनिमी है, मैंने उसी को मारना है, इससे कम मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी, यानी मैंने बैरन को मार कर ही रखना है, उससे अपनी जो बालों की लट है उसका मैंने जो बदला है वो मैंने लेना है। But this bold lord with manly strength endued, she with one finger and a thumb endued to provide with quality or talent. किसी शख्स को किसी क्वालिटी और टैलेंट के साथ जो कुछ अता किया गया हो उसको एंड्यूड कहते हैं। सबड्यूड टू कनकर, फतह करना। लेकिन ये जो बोल्ड लॉर्ड यानी बैरन है, जिसको मैनली स्ट्रेंथ के साथ जिसको मैनली स्ट्रेंथ दी गई है, जो बहादुर है, उसको बेलिंडा क्या करती है, विद वन फिंगर एंड अ थंब सबड्यूड, वो उसको एक फिंगर और एक थंब के साथ उसको कॉन्कर कर लेती है, यानी उसको उस पर फतह हासिल कर लेती है। Just where the breath of life his nostrils drew, a charge of snuff the willy virgin threw, the gnomes direct to every atom just, the pungent grains of titillating dust. Just where the breath of life his nostrils drew, जहाँ पर जो बैरन के nostrils थे वो वहाँ पर बेलिंडा ने क्या किया, अपने फिंगर और एक थंब की मदद से a charge of snuff पाउडर द विली वर्जन थ्रू, ये जो विली वर्जन है, ये जो एक्टिव गर्ल है यानी बेलिंडा जो है, उसने बैरन के नॉस्ट्रल्स पर स्नफ पाउडर फेंका। द नॉम्स डायरेक्ट, और नॉम्स ने क्या किया, उन्होंने इस स्नफ पाउडर को डायरेक्ट किया, यानी उसको सही जगह पर पहुंचाया। टू एवरी एटम जस्ट, इस डस्ट पाउडर के एवरी एटम को। द पंजेंट ग्रेन्स ऑफ टिटिलेटिंग डस्ट, ये जो स्टिमुलेटिंग डस्ट है यानी जो स्नफ पाउडर है, इसको सही डायरेक्शन में बैरन के नाक तक पहुँचाया। सडन विद स्टार्टिंग टेयर्स ईच आई ओवरफ्लोज, और फ़ौरन ही अचानक ही बैरन की दोनों आँखों से आंसू बहना शुरू हो गए। एंड द हाई डोम रे इकोज टू हिज नोज, और उसकी नोज से यानी बैरन की नोज से हाई डोम रीको होने लग गई, यानी बैरन को छींक आ गई, इसको स्नीज़ आ गई। ये जो स्नीज़ है, हम देखेंगे कि अर्लियर बैरन ने प्रॉमिस किया था कि मैं बेलिंडा के बालों की लट को उस वक्त तक वापस नहीं करूँगा जब तक मेरे नॉस्ट्रिल्स जो हैं इस वाइटल एयर को में सांस ले रहे हैं, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, अपने नाक के ज़रिए सांस ले रहा हूँ, मैं उस वक्त तक बेलिंडा की बालों की लट वापस नहीं करूँगा। तो ये जो छींक आई है, जो उसकी नाक में जो स्नफ पाउडर गया है, इसने बैरन के इस प्रॉमिस को कॉमिकली उसने पूरा कर दिया है। नाउ मीट दाई फेट, अब अपनी किस्मत से मिलो, अपनी किस्मत को देखो। इंसेंस्ड बेलिंडा क्राइड, बेलिंडा जिसने बैरन के नाक में उसने स्नफ पाउडर की जो स्मेल है, जो धुनी दी है, जो उसने खुशी से कहा,
जोश से वो चलाई। एंड ड्रू अ डेडली बॉटगन फ्रॉम हर साइड, और ये कहते हुए बेलिंडा ने अपने सर से एक हेयर पिन उतारी। द सेम हिज एंशिएंट पर्सोनेज टू डेक her great grandsire wore about his neck. Personage, a man of rank or importance. Grandsire, grandfather. बेलिंडा ने जो अपने बालों से हेयर पिन उतारी वो एक ऑर्डिनरी पिन नहीं थी, ये वही पिन थी जो उसके एंशिएंट पर्सोनेज जो थे वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते थे, जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इसको यूज़ करते थे। और इसको जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो अपनी नेक में कैसे पहनते थे, इन 3 सील रिंग्स, वो इसको 3 रिंग्स की शक्ल में अपने नेक में पहनते थे। विच आफ्टर मेल्टेड डाउन, वो जिसको जब वो फोर्थ हो गए उसके बाद उसको मेल्ट किया गया। फॉर्म्ड अ वास्ट बकल फॉर हिज विडोज गाउन, उसके जो ग्रैंडफादर थे उनकी विडो के लिए यानी उसकी ग्रैंड मदर के लिए उनके जो गाउन में लगाने के लिए इस 3 सील रिंग्स को एक वास्ट बकल की शक्ल में इसको मेल्ट किया गया, वास्ट बकल की शक्ल में इसको बनाया गया। Her infant granddames whistle, next it grew, the bells she jingled and the whistle blew। जिसके बाद ये जो उनकी बेलिंडा की जो ग्रैंड मदर थी उसके बाद उसके जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उसके लिए इस जो बकल को एक विसल की शक्ल में बनाया गया, और जिसको वो अपने गले में पहनकर जिंगल करती थी और उसके साथ विसल करती थी। Then in a bodkin graced her mother's hairs विच लॉन्ग शी वोर। इसके बाद ग्रैंड मदर के बाद ये बेलिंडा की मदर के पास आया किस शेप में, इसको एक बॉटकिन की शक्ल दे दी गई, हेयर पिन की शक्ल दे दी गई जिसको उसने काफ़ी अर्से तक पहना। एंड नाउ बेलिंडा वेयर्स, और अब इसको बेलिंडा पहनती है, यानी अब ये बेलिंडा की मलकियत है। अलेक्जेंडर पोप ने यहाँ पर फिर बेलिंडा की हेयर पिन को एक ऑर्डिनरी पिन नहीं बताया, उसने बेलिंडा की हेयर पिन की डिस्क्रिप्शन देते हुए एपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया है, जहाँ पे जो हीरोज़ होते हैं उनके जो वेपन्स होती हैं उनकी सबकी अपनी हिस्ट्री होती है। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने फिर एपिक को मॉक किया है, यानी उसने एपिक का जो ग्रैंड सिनेरियो है उसके मुकाबले में एक ट्रिवियल सी, एक ऑर्डिनरी सी हेयर पिन की इतनी लंबी हिस्ट्री बताई है। इस तरह से उसने एपिक को मॉक किया है। स्टूडेंट्स, बेलिंडा की बॉटकिन यानी हेयर पिन की हिस्ट्री को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको इसे याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले ये पिन बेलिंडा के ग्रेट ग्रैंडफादर के पास 3 सील रिंग्स के फॉर्म में थी। उनकी डेथ के बाद इन 3 सील रिंग्स को मेल्ट किया गया और ये पिन बेलिंडा की ग्रेट ग्रैंडफादर के विडो ने अपने गाउन में एज अ बेल्ट बकल के तौर पर यूज़ किया। उनके बाद ये पिन बेलिंडा की ग्रैंड मदर के पास आ गई, यानी जब वो इन्फेंट थी तो ये पिन उनके गले में एक बेबी विसल के तौर पर बनाकर डाल दी गई। और उनके बाद ये पिन बेलिंडा की मदर के पास एक हेयर पिन की फॉर्म में आ गई, जो कि अब बेलिंडा के पास है और बेलिंडा इसको एज अ हेयर पिन के तौर पर यूज़ करती है। Boast not my fall, he cried, insulting foe, though, but some other shall be laid as low। जब बेलिंडा अपनी बॉटकिन यानी हेयर पिन अपने बालों से निकालती है तो बैरन जो है वो उसको क्या कहता है, ही क्राइड, वो फिर चलाकर कहता है, बोस्ट नॉट माई फॉल, बेलिंडा मैं जो आज डिफीट हो गया हूँ, मैं तुमसे हार गया हूँ, तो इस बात पर अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉर्ट ना करो, मेरी जो डिफीट है इस पर इतना ज़्यादा प्राउड ना करो। इंसल्टिंग फो, तुम एक ऐसी फो हो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिफीट किया है, अगरचे तुमने मुझे हरा दिया है, दो तुम, लेकिन बाय सम अदर कोई ऐसा आएगा, शल बी लेड एज लो, वो जो तुम्हें भी मेरी तरह डिग्रेड कर देगा, तुम्हें भी मेरे तरह लोअर रैंक का कर देगा, यानी जिस तरह तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, कोई ऐसा शख्स आएगा जो तुम्हें भी रिजेक्ट करेगा। नॉर्थिंग, और ना ये सोचो, टू डाई डिजेक्ट्स माई लॉफ्टी माइंड, कि मैं आज जो तुमसे डिफीट हो गया हूँ इससे मेरा जो लॉफ्टी माइंड है वो डिजेक्ट यानी सैड हो जाएगा, मैं अपनी इस डिफीट से उदास हो जाऊँगा। ऑल डैट, सबसे ज़्यादा आई ड्रेड, जिससे का मुझे खौफ है, जिससे मुझे डर लगता है, इज़ लिविंग यू बिहाइंड, मुझे इस बात का खौफ है कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने ये बताया है कि बैरन जो है उसको सबसे ज़्यादा डर ये है कि वो बेलिंडा को पीछे छोड़कर जा रहा है, यानी वो बेलिंडा को छोड़ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमने कैंटो 3 में जब हमने देखा था कि एरियल जब बेलिंडा के माइंड तक उसको रसाई हासिल होती है, वो बेलिंडा के माइंड में जाता है, उसके थॉट्स को पढ़ता है, तो वो वहाँ पर
उसने उसको एक नज़र आता है कि एक अर्थली लवर जो है वहाँ पे छुपा हुआ बैठा था। तो इसे में पता चलता है कि जो अर्थली लवर था वो ये बैरन ही था, और बैरन जो था वो बेलिंडा के माइंड में था, जिसको देखकर एरियन ने बेलिंडा की प्रोटेक्शन की ड्यूटी छोड़ दी थी। और बैरन जो है वो यहाँ पर बेलिंडा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। rather than so इसके बजाय बेहतर है let me still survive, कि तुम मुझे सर्वाइव करने दो, तुम मुझे ज़िंदा रहने दो। and burn in cubes flames, और मुझे क्यूब्स यानी गॉड ऑफ लव के फ्लेम में जलने दो, यानी मुझे अपनी जो तुम्हारा लव है उसके शोलों में मुझे जलने दो। but burn alive, और मैं ज़िंदा तो होऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे जो लव है उसके शोलों में मैं जल रहा हूँगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो लेकिन अपने इश्क की आग में जलते रहने दो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।